मॉर्निंग गर्ल्स। सेकेंड ईयर हिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट में तक हमने पिछले वीडियो में ये देखा था और ये समझने का प्रयास भी किया गया था, समझने का प्रयास भी कराया गया था आप लोगों को कि ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार की जो विचारधाराएं थी उनके उपरांत जब ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम चरण भारत में पूरा हुआ। प्रथम चरण का तात्पर्य 1608 से लेकर 1757 तक, जिसे अंग्रेजों का सिद्धांतवादी चरण, राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरना और राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरते हुए भारतीय राज्यों की राजनीतिक कमजोरी का फायदा उठाते हुए उसमें अपने हितों को साधना, ये जो प्रथम चरण था, इसकी समाप्ति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापारिक कंपनी न रहते हुए एक सैनिक आधारित राष्ट्रीय शक्ति बन चुकी थी, जिसने भारतीय राज्यों की कमजोर स्थितियों का फायदा उठाते हुए उन राज्यों में सत्ता हस्तगत, जिसका सीधा तात्पर्य था उन्होंने सैनिक शक्ति का उपयोग करते हुए उन राज्यों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। अर्थात वे अब आर्थिक क्षेत्र से भारत के राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। 1757 में प्लासी के प्रथम युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को अप्रत्यक्ष रूप से पश्चिमी बंगाल राज्य प्राप्त हुआ, जिसके सुतनती नगर को उन्होंने कलकत्ता नगर के रूप में परिवर्तित किया और उन्होंने उसे अपनी राजधानी बनाते हुए भारत में साम्राज्य विस्तार को प्रारंभ किया। उनकी साम्राज्य विस्तार की जो विचारधाराएं थी वो 1757 से 1857 की क्रांति तक चलती रही, परंतु इसमें भी दो स्थितियां थी। 1757 से लेकर के 1800 तक उन्होंने युद्ध के द्वारा, सैनिक शक्ति के द्वारा अपने आप को शक्तिशाली बनाया और भारतीय राज्यों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। उसमें मुख्य रूप से पश्चिमी बंगाल, कर्नाटक, मैसूर, मराठा, ये मुख्य दक्षिणी भारत के क्षेत्र थे। मध्य भारत के क्षेत्रों की बात करें तो इलाहाबाद, अवध, इंदौर, ग्वालियर और मालवा का जो मध्य क्षेत्र था वो इनके नियंत्रण में आ चुका था। और उसके बाद उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो उत्तर भारत में मुख्य रूप से सिख प्रांत और राजस्थान के राजपूत प्रांत जो थे वे 1800 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण से बाहर थे, क्योंकि अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य था प्रारंभिक समय में उन लोगों ने समुद्र तटीय क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और वहां पर अनेकों युद्ध लड़े। अब वे उत्तर भारत की ओर आ चुके थे, यहाँ पर स्थितियां अलग थी। यहाँ केवल उन्हें अपनी राजनीतिक सत्ता को स्थापित करना था, जिसके लिए क्षेत्रीय राज्यों के साथ उन्हें समझौते करने थे ताकि मध्य भारत और उत्तर भारत में शांति बनी रहे बिना युद्ध के द्वारा। यहाँ पर 1800 के बाद 1857 की क्रांति तक लगभग 50 वर्षों तक ब्रिटिश साम्राज्य का जो विस्तार हुआ उसके साधनों में परिवर्तन आया। साधनों में परिवर्तन का तात्पर्य होता है कि यहाँ पर अब उन्होंने युद्ध न करते हुए समझौतों व संधियों के द्वारा, संधियों का तात्पर्य मैत्री संधि, सैनिक संधि और आर्थिक संधियां थी। संधियों के द्वारा भारतीय राज्यों पर अपना नियंत्रण रखना, ये उनके नए साधन के रूप में शामिल हो चुके थे। प्रारंभिक साधन जो थे वो सैनिक शक्ति थे, युद्ध थे, परंतु 1800 के बाद बदलती हुई परिस्थितियों में बिना युद्ध लड़े हुए संधियों के माध्यम से उत्तर भारत के साथ कुछ और क्षेत्रों में नए साधनों का विस्तार किया गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी का मानना यह था कि युद्ध के द्वारा जो एक असंतोष भारतीय राज्यों में व्याप्त हो चुका था और युद्ध के द्वारा जो आर्थिक हानि ईस्ट इंडिया कंपनी को हुआ करती थी, उसको रोकने के लिए यह आवश्यक था कि अब ऐसे साधन बनाए जाए कि जिससे सीधे ही क्षेत्रीय राज्यों के साथ भारतीय राज्यों पर अपना नियंत्रण रखा जा सके और उससे उनको ज़्यादा फायदा हो। तो ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार के जो नए साधन थे उसमें संधि प्रथा को महत्व दिया गया था। अब अगर हम संधि प्रथा की बात करें तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना और विस्तार एक सुनिश्चित योजना के आधार पर नहीं था, ये संयोग के आधार पर था। जैसे जैसे
जिन नीतियों की आवश्यकता पड़ती गई वैसे ही ये आगे बढ़ते गए। और जब उन्हें लगा कि साम्राज्य विस्तार युद्ध के द्वारा करना है तो उन्होंने युद्ध को प्रारंभ किया। जब उन्हें लगा कि साम्राज्य विस्तार के संधियों या समझौतों के आधार पर करना है तो उन्होंने उस कार्य को प्रारंभ किया। इसकी सबसे पहली बार शुरुआत जो हुई थी वह लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुई, जब 1786 से 1793 के मध्य पहली बार कॉर्नवालिस ने मराठों के साथ समझौते करते हुए सहायक संधि प्रथा के सिद्धांतों को प्रारंभ किया। परंतु भारत में सहायक संधि प्रथा का जनक जो माना जाता है वह लॉर्ड वेलेजली को माना जाता है, जो 1798 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर के भारत आया और 1805 अर्थात 7 वर्षों तक भारत का गवर्नर जनरल बने रहने के बाद उसने महसूस किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खर्चों में कमी की जाए और बिना युद्ध लड़े हुए भारतीय राज्यों की सत्ताओं को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिलाया जाए। अब यह केवल शुरुआत मात्र था कि भारतीय क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य विस्तार को लेकर के जो नवीन प्रयोग किया गया उसमें लॉर्ड वेलेजली फिट बैठे और उन्होंने अपने जो समझौते थे, जो संधि की जो शर्तें थी, उसको नाम दिया सहायक संधि प्रथा, जिसका तात्पर्य था कि लॉर्ड वेलेजली ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय राज्यों की सहायता के लिए नई शक्ति मानता था और उसका मानना था कि वे अब युद्ध न करते हुए सीधे ही सहायता या सहायक के आधार पर, मित्र के आधार पर भारतीय राज्यों के साथ संधि व समझौते करेंगे और उन राज्यों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण स्थापित किया जाए। भारत में मुख्य रूप से अंग्रेजों की युद्ध शैली का विरोध किया जा रहा था, जिसके लिए यह आवश्यक था कि आने वाले समय में नए तरीकों से, न्याय संगत साधनों से राज्य का विस्तार किया जाए। और न्याय संगत तरीकों से राज्य का विस्तार करने का एक ही कारण था कि बिना युद्ध लड़े हुए संधि और समझौतों के द्वारा साम्राज्य विस्तार किया जाए। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो अगर हम समकालीन इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हमें यह देखना पड़ेगा कि जिस समय में 1786 से लेकर 1805 के मध्य इंग्लैंड का एक उपनिवेशिक क्षेत्र अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका स्वतंत्र हो चुका था और वह स्वतंत्र हुआ था इंग्लैंड की औपनिवेशिक शक्तियों को पराजित करते हुए। सैनिक शक्ति के द्वारा अमेरिका स्वतंत्र हो चुका था और अमेरिका के अंदर जो गृह युद्ध की घटनाक्रम हुए उसमें इंग्लैंड सैनिक शक्ति के द्वारा पराजित हुआ था। तो उनका यह मानना था कि जो गलती अमेरिकी महाद्वीपों में अंग्रेजों ने की है वह गलती वे भारत में न करें, इसके लिए युद्ध नहीं, अब एक नए साधन के रूप में सहायक संधि प्रथा को महत्व दिया गया। मुख्य रूप से अगर बात की जाती है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट ने लॉर्ड वेलेजली को यह आदेश दिया कि वह अमेरिकी उपनिवेशों में जो घटनाक्रम हुआ और वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज शक्ति हारी या पराजित हुई, वो गलती भारतीय क्षेत्रों में न हो, इसके लिए वहाँ पर भारतीय शासकों के समर्थन को प्राप्त करने के लिए भारतीय अंग्रेजों का विरोध न करें, इसके लिए उनको सहायक के रूप में, समझौते के रूप में, मित्र के रूप में उनसे समझौते किए जाए और बिना युद्ध लड़े हुए उन पर अपना अप्रत्यक्ष नियंत्रण रखा जाए। तो इसी उद्देश्य को लेकर के विलियम पिट ने लॉर्ड वेलेजली को भारत भेजा और भारत आने के बाद लॉर्ड वेलेजली ने जिस संधि प्रथा को जन्म दिया उसमें सबसे पहली थी सहायक संधि प्रथा। अब यहाँ ये जानना आवश्यक कि सहायक संधि प्रथा थी क्या। वेलेजली जब भारत में कंपनी के लिए राज्य का विस्तार कर रहे थे या भारत में कंपनी को सर्वोच्च शक्ति बनाने के उद्देश्य से जब वे भारत आए तो वे अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने यह देखा, एक मौलिक नीति की आवश्यकता थी। उन्होंने यह देखा कि मराठे जो हैं वह अपनी कर प्रणाली चौथ और स्वदेशमुखी के द्वारा अन्य प्रदेशों पर नियंत्रण रखते हैं, परंतु लॉर्ड वेलेजली का यह मानना था कि वे अब धीरे धीरे भारतीयों को इस तरीके से नए सिद्धांत ला करके दे जिससे कि भारतीय शासकों का सम्मान भी बना रहे और अंग्रेज अपने उद्देश्य में सफल हो जाए। तो लॉर्ड वेलेजली की जो सहायक संधि प्रथा थी वह एक अलग तरीके की व्यवस्था थी, जिसमें जो शर्तें थी वह थी कि
जो भी भारतीय राज्य या भारतीय शासक उस संधि को स्वीकार करता था उसे कंपनी का प्रभुत्व स्वीकार करना पड़ता था तथा कंपनी की अनुमति के बिना वह किसी भी अन्य राज्य या शासक के साथ युद्ध नहीं कर सकता था और न वो किसी अन्य राज्य के साथ कोई सैनिक समझौता या राजनीतिक समझौता कर सकता था। अर्थात इसका तात्पर्य था कि संधि करने वाला शासक या उसका राज्य जो है उसकी बाह्य स्वतंत्रता, बाहरी रूप से वो स्वतंत्रता उसकी समाप्त हो चुकी थी। आंतरिक दृष्टिकोण से वो स्वतंत्र था अपने राज्य या अपने क्षेत्र में शासन करने के लिए, परंतु बाह्य रूप से वो बाध्य हो चुका था कि उसे केवल अंग्रेजों के अनुमति के बिना वह किसी भी अन्य भारतीय राज्य के साथ कोई भी समझौता नहीं कर सकता था। तो सहायक संधि प्रथा का जो सबसे महत्वपूर्ण शर्त थी वो ये थी कि राज्यों की आंतरिक स्वतंत्रता को बनाए रखा गया, परंतु राज्य की बाह्य स्वतंत्रता को समाप्त किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि कोई भी शासक, संधि करने वाला कोई भी शासक बिना ईस्ट इंडिया कंपनी के किसी बाह्य राज्य के साथ समझौता नहीं कर सकता है, न ही वह युद्ध कर सकता था। उसे इन मामलों में ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल से अनुमति लेने की उसमें शर्त जोड़ी गई थी। दूसरी जो शर्त थी वो ये था कि संधि करने वाला राज्य जो है वह अपने राज्य में अंग्रेजों के अलावा अन्य किसी यूरोपीय देश, जो मसलन उस समय की अगर हम बात करते हैं 1800 के बाद, तो भारत में केवल फ्रांसीसी जो थे वो यूरोपीय शक्ति के रूप में वहाँ पर मौजूद थे। तो उनका उद्देश्य था कि फ्रांसीसियों के प्रभाव को कैसे कम किया जाए, क्योंकि ये देखने को मिला था कि पंजाब के जो शासक थे वो फ्रांसीसियों के समर्थक थे, मैसूर के जो शासक थे वो फ्रांसीसियों के समर्थक थे। तो ये शर्त जोड़ी गई कि संधि करने वाला राज्य अंग्रेजों के अलावा अन्य किसी यूरोपीय देश के व्यक्ति को अपने यहाँ नौकरी पर नहीं रखेगा और उनके साथ कोई भी समझौता नहीं करेगा। ये संधि की दूसरी प्रमुख शर्त थी, जिसका उद्देश्य था भारत में अन्य यूरोपीय देश मसलन फ्रांसीसियों के प्रभाव को समाप्त करना। संधि की जो तीसरी शर्त थी वह थी राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी, अर्थात संबंधित भारतीय राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी ईस्ट इंडिया कंपनी की रहेगी तथा उस राज्य की सुरक्षा के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी एक सेना को उस राज्य में रखेगी और उसका सारा खर्च जो होगा वो संबंधित भारतीय राज्य को उठाना पड़ेगा। तो सैनिक सहायता सुरक्षा के लिए दी गई, बदले में आर्थिक कर उनसे सैनिक कर लिया गया जिससे कि उस राज्य में रहने वाले अंग्रेजी सैनिकों का खर्च निकाला जा सके। नंबर 4, चौथी जो संधि की शर्त थी वो ये थी कि एक पॉलिटिकल एजेंट, जिसे कहा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का एक राजनीतिक प्रतिनिधि, जिसे सामान्य शब्दों में पॉलिटिकल एजेंट या रेजिडेंट कहा जाता था, जो संधि करने वाले भारतीय राज्य में अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त किया गया एक अंग्रेजी अधिकारी हुआ करता था। वह राज्य की शासन व्यवस्था पर पूरा ध्यान रखता था तथा आंतरिक स्थिति पर नियंत्रण रखा करता था और समय समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी के आदेशों की संधि करने वाले राज्य में पालना करवाया करता था। वो मुख्य रूप से एक प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी का एजेंट था, जिसे रेजिडेंट, पॉलिटिकल एजेंट या राजनीतिक प्रतिनिधि कहा गया। उसका मुख्य काम था संधि की शर्तों को मनवाना तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के हितों की रक्षा करना। इसके साथ संबंधित भारतीय राज्यों को क्या मिला, उसका वर्णन ये था कि राज्य को, अर्थात शासन करने वाले राज्य को संधि करने के बाद यह आश्वासन देती थी कि बाह्य आक्रमणों के समय में, आंतरिक विद्रोह के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी उस राज्य की सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती थी ताकि वह राज्य या उस राज्य का शासक जो है वो शांतिपूर्वक शासन कर सके। अगली जो शर्त थी वो ये थी कि संधि को स्वीकार करने वाले राज्य को यह आश्वासन देना होता था कि वह ईस्ट इंडिया कंपनी का मित्र बना रहेगा और दोनों के मध्य मित्रता के संबंध बने रहेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी का मित्र उनका मित्र होगा और ईस्ट इंडिया कंपनी का शत्रु जो है वह भी उनका शत्रु होगा। तो ये जो सिद्धांत थे, मुख्य रूप से जो 6 सिद्धांत थे लॉर्ड वेलेस्ली ने जो बनाए थे, इसके अगर फायदे और नुकसान की बात की जाए तो वे शासक या राज्य जो सैनिक दृष्टिकोण से कमजोर थे परंतु धनवान थे, वे ईस्ट इंडिया कंपनी की शरण में चले गए। वे राज्य
जो सैनिक दृष्टिकोण से शक्तिशाली थे परंतु आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर थे, परंतु भविष्य में उन पर अंग्रेजों के आक्रमण का भय था और वे अपने साम्राज्य की सुरक्षा करना चाहते थे। उन्होंने भी इस संधि को स्वीकार कर लिया। इसका प्रारंभ मध्य भारत के राज्यों से हुआ, जो धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर बढ़ती चली गई। परंतु कहीं न कहीं सहायक संधि प्रथा ने नए साधन के रूप में, जिसका मुख्य उद्देश्य था युद्ध के खर्च से बचा जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी का, और भारतीय शासक जो थे, मसलन की अगर हम बात करें मालवा के शासक, मध्य प्रदेश के कुछ शासकों के द्वारा या राजस्थान के राजपूत शासकों के द्वारा सहायक संधि प्रथा को जो स्वीकार किया गया, उसमें आंतरिक स्वतंत्रता बनी रही, परंतु बाह्य स्वतंत्रता उनकी समाप्त हो चुकी थी और वे अप्रत्यक्ष रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ चुके थे। लॉर्ड वेलेजली ने जब इस संधि प्रथा को नए साधनों के रूप में स्वीकार किया, इस कार्य को बाद में लॉर्ड हेस्टिंग्स, जो उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल बनकर के आए 1813 से 1823 के मध्य, अर्थात 10 वर्षों के अंदर, इस समय में इन संधि की शर्तों में कुछ नई शर्तें जोड़ी गई। जैसे राज्य की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए एक शब्द जोड़ा गया, वार्षिक खिराज, जिसे कहा जाता है, या खिराज का तात्पर्य कर से था कि संधि करने वाले राज्य को हर वर्ष एक वार्षिक कर ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाता था, जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आय में वृद्धि हो। लॉर्ड हेस्टिंग्स का मानना था कि भारत में आने के समय तक प्रत्येक भारतीय किसी न किसी प्रकार की शक्ति का प्रभुत्व स्वीकार करे तथा वार्षिक खिराज या निश्चित कर जो है वह ईस्ट इंडिया कंपनी को हर वर्ष देता रहे, जिससे कि उसकी आय में वृद्धि होती रहे। अब भारत में साम्राज्य विस्तार के नए साधनों के रूप में अगर हम देखते हैं तो लॉर्ड वेलेजली द्वारा उसका प्रारंभ किया गया, परंतु लॉर्ड हेस्टिंग्स ने उसको एक आर्थिक रूप में एक नई शर्त जोड़ी, जिसे कहा जाता था वार्षिक खिराज या निश्चित कर। सर्वाधिक सफलता की अगर बात की जाती है कि सहायक संधि प्रथा भारत में किसके काल में सर्वाधिक सफल रही, तो यहाँ पे एक नई चीज जुड़ती है जो भारतीय इतिहास में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थी, क्योंकि सहायक संधि प्रथा सर्वाधिक सफल जो रही थी वो 1818 के एक्ट के बाद रही थी, जिसे कहा गया था सहायक संधि प्रथा 1818 की संधियाँ। लॉर्ड वेलेजली के द्वारा प्रारंभ करना और बाद में इस प्रथा व नीति को बराबर ढंग से लागू करने के लिए लॉर्ड हेस्टिंग्स जब भारत आए तो उन्होंने इस नई व्यवस्था के अंतर्गत भारत में सहायक संधि प्रथा को सही तरीके से लागू किया। अब सहायक संधि प्रथा की शर्तों की हमने बात की, सहायक संधि प्रथा की संधि की समीक्षा हम लोगों के द्वारा की गई, परंतु सहायक संधि प्रथा की क्रियान्विति किस तरीके से की गई, तो सहायक संधि प्रथा की क्रियान्विति का अगर हम भारतीय दृष्टिकोण से बात करें तो सहायक संधि प्रथा की क्रियान्विति लॉर्ड वेलेजली के काल में सबसे पहले हैदराबाद प्रथम राज्य था जिसने सहायक संधि प्रथा की शर्तों को स्वीकार किया था। सन 1800 में हैदराबाद के निजाम पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो चुका था और मराठों के शत्रुता से, मराठों के आक्रमण से के भय से बचने के लिए हैदर अली ने पहले भारत में लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि प्रथा को जन्म दिया। उसके बाद दूसरे राज्य जो था वो था अवध राज्य। अवध राज्य के शासकों ने, अवध के नवाब ने भी सन 1800 में लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि प्रथा को स्वीकार किया। हैदराबाद दक्षिण में, अवध के बाद मैसूर राज्य। लॉर्ड वेलेजली के समय में चौथा मैसूर युद्ध जो हुआ लॉर्ड वेलेजली और टीपू सुल्तान के मध्य, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया, उसके बाद लॉर्ड वेलेजली ने मैसूर राज्य के साथ सहायक संधि प्रथा के नाम पर मैसूर राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में ले लिया। इसके बाद हम चौथे नंबर की अगर हम बात करते हैं तो मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के प्रभाव की समाप्त होने के बाद इंदौर के होलकर शासकों ने मंदसौर की संधि, जिसका हमने पहले भी वर्णन किया था, इंदौर के होलकर शासकों ने मंदसौर की संधि जो जनवरी 1818 में हुई थी, उस संधि के द्वारा मराठों ने निर्णायक रूप से लॉर्ड वेलेजली के सामने सहायक संधि प्रथा की शर्तों को स्वीकार किया और मराठा संघ को समाप्त कर लिया।
अब मराठा संघ के समाप्त होते ही नागपुर, ग्वालियर और इंदौर क्षेत्र जो थे वे सीधे ही अंग्रेजों की अधीनता में आ चुके थे। अर्थात सबसे पहले हैदराबाद, फिर अवध, फिर मैसूर और फिर मराठा प्रांत भी लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि प्रथा के बाद भारतीय क्षेत्रों में सम्मिलित हो चुके थे। इसके बाद तंजौर, मराठों के अधीन एक छोटा सा राज्य तंजौर, उस राज्य ने भी अक्टूबर 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि प्रथा को स्वीकार कर लिया। उसके बाद हम सूरत की बात करते हैं। सूरत के शासकों ने भी 1799 के बाद लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि प्रथा को स्वीकार किया। और अगर हम बात करते हैं कर्नाटक राज्य के अर्काट के युद्ध में, यहाँ कर्नाटक राज्य का तात्पर्य होता है फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य जो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ, वह सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप में लड़ा गया, परंतु इस युद्ध का प्रभाव क्या रहा कि जहाँ जहाँ पर भी फ्रांसीसी और अंग्रेज थे उनके मध्य कर्नाटक राज्य के नियंत्रण को लेकर 4 प्रमुख युद्ध लड़े गए, जिनका हमने पहले वीडियो में वर्णन किया था। उन कर्नाटक के युद्धों में अंग्रेजों का उद्देश्य था कि कर्नाटक राज्य पर नियंत्रण करते हुए फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से पराजित किया जाए। और कर्नाटक के तीसरे युद्ध में, जिसे कहा जाता है अर्काट का घेरा, अर्काट के घेरे के बाद कर्नाटक के जो नवाब थे वे निर्णायक रूप से पराजित हो चुके थे और फ्रांसीसी भी निर्णायक रूप से पराजित हो चुके थे। उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली ने उस राज्य पर भी सहायक संधि प्रथा को प्रारंभ किया और सहायक संधि प्रथा के अंतर्गत उस क्षेत्र को लाया गया। लॉर्ड वेलेस्ली ने जिस सहायक संधि प्रथा को जन्म दिया वह प्रारंभिक रूप से संपूर्ण भारत में कंपनी की सत्ता को स्थापित करने और ब्रिटिश सर्वोच्चता का विकास करने में महत्वपूर्ण थी और भारतीय राज्यों की बाह्य प्रभुता पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया। आंतरिक प्रभुता केवल सिद्धांत के रूप में स्थापित हो चुकी थी और लॉर्ड वेलेस्ली का जो उद्देश्य था कि सिद्धांत रूप से ही सही भारतीय राज्यों को समानता का दर्जा दिया जाए, वह अब समाप्त हो चुका था। और लॉर्ड वेलेस्ली के बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल से भारतीय राज्यों की शक्ति के घटने का क्रम प्रारंभ हो चुका था, जो लॉर्ड डलहौजी तक सर्वोच्चता तक पहुंच चुका था। परंतु लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद कंपनी का शासन भारत में समाप्त हुआ। तो संधि प्रथा की अगर हम बात करते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग्स और लॉर्ड डलहौजी, इन तीनों के मध्य जो एक क्रम था, उस क्रम के बाद बिना युद्ध लड़े हुए सहायक संधि प्रथा को जो जन्म दिया गया, जिसमें मुख्य रूप से हैदराबाद से लेकर के कर्नाटक राज्य तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो संधि और समझौते हुए, उसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी के जो नए साधन थे, साम्राज्य विस्तार के जो नए साधन थे, उन कार्यों में वे सफल रहे।